हाय एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुबरनेटिस क्लस्टर के आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अजूर कुबरनेटिस सर्विसेज की मदद से हम एक क्लस्टर को कैसे क्रिएट करते हैं और फाइनली उसके अंदर जाके हम एक एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय करके देखेंगे। तो अजूर पे कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे टाइप कीजिए कुबरनेटिस। अजूर हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है जिसका नाम है कुबरनेटिस सर्विसेज, और इस सर्विस की मदद से जाके हम अपना कुबरनेटिस क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन इट, क्लिक ऑन क्रिएट अ कुबरनेटिस क्लस्टर, इस पे क्लिक कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन है मेरा फ्री ट्रायल। एक रिसोर्स ग्रुप इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है AKSRG। अभी आपसे पूछ रहा है आपका प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप क्लिक करेंगे व्यू ऑल प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन पे तो ये आपको डिफरेंट प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये है कि आपको अपने कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटीज को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रीसेट दिए हुए हैं और हर एक प्रीसेट की जो कॉस्ट है वो डिफरेंट है। साथ ही हर एक प्रीसेट के साथ जो आपको फीचर्स यहाँ पे मिल रहे हैं वो भी डिफरेंट है। अगर हम बात करें स्टैंडर्ड की तो इस केस में जो सिस्टम नोड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो है DS2_version 2। ओके, सिस्टम नोड भी एक तरीके का नोड होता है, इसे हम आगे चल के देखेंगे। और दूसरा फीचर जो हमें मिल रहा है वो है क्लस्टर ऑटो स्केलिंग का। अगला जो फीचर हमें यहाँ पे मिल रहा है दैट इज अवेलेबिलिटी जोन, और साथ ही साथ हम अजूर मॉनिटर सर्विस को भी यहाँ पे इस प्रीसेट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो अभी इस प्रैक्टिकल के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड, सो क्लिक ऑन अप्लाई। इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपके क्लस्टर का नाम क्या है। तो क्लस्टर का नाम हम मेंशन कर लेते हैं AKS क्लस्टर 1। रीजन में मेंशन कर लेता हूँ सेंट्रल इंडिया। तो अभी सेंट्रल इंडिया के अंदर जैसा कि कोई भी अवेलेबिलिटी जोन नहीं होता है तो उस केस में अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल्ड है। तो जनरली होता क्या है कि अगर आप कोई ऐसा रीजन यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन ऑप्शन अवेलेबल हो, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल US सेलेक्ट कर लेता हूँ तो उस केस में क्या होगा कि इस क्लस्टर के अंदर जो भी आप नोड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जाके आपके एक्चुअल कंटेनर जाके डिप्लॉय होंगे तो वो नोड इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के बीच जाके स्कैटर्ड होंगे ताकि ये आपके एनवायरनमेंट को या आपके क्लस्टर को एक हाई अवेलेबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड कर सके। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल US सेलेक्ट कर लेता हूँ। साथ ही साथ जो अवेलेबिलिटी जोन के ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पे इनेबल हो चुके हैं। तीनों अवेलेबिलिटी जोन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है, यानी जब भी मैं नोड क्रिएट करूंगा तो वो सारे के सारे नोड इन 3 अवेलेबिलिटी जोन के बीच जाके डिप्लॉय होंगे। जो भी आप कुबरनेटिस क्लस्टर यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं तो उसके डिफरेंट वर्जन यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो डिफरेंट वर्जन यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्टेड है उसी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है आपके प्राइमरी नोड पूल के बारे में। अगर इसे डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करें अभी, तो मैं एक क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। इस क्लस्टर का नाम है AKS क्लस्टर 1। और जैसा कि हमने डिस्कस किया था, जो मास्टर नोड होता है इस मास्टर नोड को अजूर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट डिप्लॉय करता है और इसको मैनेज भी आपका अजूर ही करता है, ठीक है। तो जब मैं ये कुबरनेटिस क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये मास्टर नोड भी यहाँ पे क्रिएट होगा जिसे अजूर मैनेज करता है। साथ ही साथ अजूर इस मास्टर नोड की अवेलेबिलिटी को भी इंश्योर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कोई भी रोल नहीं है, इसे जो भी क्रिएट करना है, मैनेज करना है, वो सब कुछ अजूर यहाँ पे करेगा। हमें जो कंट्रोल मिलता है वो मिलता है हमारे वर्कर नोड पे, यानी आप कितने नोड यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं। अगर आप बोलेंगे कि मुझे एक नोड क्रिएट करना है तो एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और अगर आप बोलेंगे 2 नोड यहाँ पे क्रिएट करने हैं तो 2 वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। लेकिन इन नोड को क्रिएट करने से पहले हमें एक पूल यहाँ पे क्रिएट करना होता है, और इन पूल के अंदर जाके ही आपके जो वर्कर नोड हैं वो यहाँ पे डिप्लॉय हो रहे हैं। तो अगर हम नोड पूल की बात करें तो नोड पूल 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा सिस्टम नोड पूल और दूसरा होता है हमारा यूजर नोड पूल। तो जो भी हम पहला नोड पूल यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपने क्लस्टर के अंदर तो वो बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम नोड पूल होता है। सिस्टम नोड पूल के केस में जो भी नोड यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, यानी कि जो वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है लिनक्स। और अगर हम इसे चेंज भी करना चाहें तो हम यहाँ पे इसे चेंज नहीं कर सकते। तो इसे सिस्टम नोड पूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब भी हम एक क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो क्लस्टर को रन करने के लिए बहुत सारे पॉड्स की जरूरत पड़ती है जिन्हें हम बोलते हैं सिस्टम पॉड। और वो सारे के सारे सिस्टम पॉड इसी नोड पूल के किसी नोड के अंदर जाके यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं। लेट्स से ये एक पॉड है, इस पॉड के अंदर जाके एक कंटेनर क्रिएट होगा और जो भी सपोर्टिव सर्विस है जो आपके AKS को रन करने के लिए रिक्वायर्ड है
वो सर्विस इस कंटेनर के अंदर जाके रन करेगी। तो एक बार जब हमारा क्लस्टर क्रिएट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत सारे पॉड्स यहाँ पे क्रिएट हुए होंगे बाय डिफॉल्ट अपने आप से, और ये कहलाते हैं हमारे सिस्टम पॉड। इनके अंदर कंटेनर क्रिएटेड है, कंटेनर के अंदर जाके जो भी सपोर्टिव सर्विसेज हैं, जो भी आपके इस AKS क्लस्टर को रन करने के लिए चाहिए, वो इन पॉड्स के अंदर से यहाँ पे रन करती है। तो इन्हें हम बोलते हैं सिस्टम पॉड। और दूसरे तरीके के नोड पूल होते हैं हमारे यूजर नोड पूल। तो इसे मैं यहाँ पे रिसाइज कर लेता हूँ। तो जो पहला नोड पूल आप क्रिएट करेंगे वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम नोड पूल होगा और आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते। लेकिन जब आप दूसरा नोड पूल यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो उस वक्त आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे एज ए सिस्टम नोड पूल क्रिएट करें या फिर एज ए यूजर नोड पूल। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस नोड पूल को यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो आपने जो मोड यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो है यूजर, यानी एक यूजर नोड पूल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और इसके अंदर जो भी नोड यहाँ पे डिप्लॉय होगा, तो ये एक वर्चुअल मशीन है। इस वर्चुअल मशीन पे आप चाहें तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ले लें या फिर आप चाहें तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जाके आप अपने एप्लीकेशन पॉड्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशन पॉड मीन्स इन पॉड के अंदर जाके फर्दर कंटेनर क्रिएट होंगे और इन कंटेनर के अंदर जाके आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि एप्लीकेशन पॉड केवल एक यूजर नोड पूल के अंदर ही जाके डिप्लॉय होंगे। अगर आप चाहें तो इन पॉड्स को सिस्टम नोड पूल के अंदर भी यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं, चाहे इस नोड पे करें या इस नोड पे करें, ये आपकी मर्जी है। लेकिन आपके पास ये एक्सेस है कि आप सिस्टम नोड पूल के अंदर जाके भी अपने एप्लीकेशन पॉड को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने पोर्टल पे और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है प्राइमरी नोड पूल और ये एक सिस्टम नोड पूल होता है, राइट। अगर आपको इसकी सेटिंग्स देखनी है, क्लिक ऑन नोड पूल और यहाँ पे एक नोड पूल क्रिएटेड है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो इसका जो मोड है वो सेट है सिस्टम पे। अगर आप चाहें भी तो इसको चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब जो पहला पूल यहाँ पे क्रिएट होता है वो आपका सिस्टम नोड पूल यहाँ पे है। आप चाहें तो इसे कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा जो इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसके अंदर हमने अवेलेबिलिटी जोन को इनेबल किया हुआ है, यानी जो भी नोड यहाँ पे क्रिएट होंगे वो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर जाके क्रिएट होंगे ताकि हम हाई अवेलेबिलिटी को इंश्योर कर सकें। और जो नोड का साइज है वो है 2 वर्चुअल CPU एंड 7 GB मेमोरी। अगर हम चाहें तो इनको यहाँ से साइज को चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, जो भी हमारा डिफॉल्ट है उसे ही रहने देते हैं। स्केल मेथड हमने चूज किया है ऑटो स्केल। सो नोड काउंट का जो रेंज दिया है मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2। साथ ही साथ पर नोड आपको कितने पॉड डिप्लॉय करने हैं वो भी आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो रेंज है वो है 10 to 250, यानी टोटल 250 पॉड्स मैक्सिमम आप एक नोड के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन मेंशन कर सकते हैं इस रेंज के बीच में। तो जो भी ये डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे है इसे रहने देते हैं, देन क्लिक ऑन अपडेट। अगर आपको एक एडिशनल नोड पूल क्रिएट करना है तो क्लिक ऑन ऐड नोड पूल। तो यहाँ पे ये नाम पूछेगा, सपोज मैं इसे बोल रहा हूँ ये है यूजर नोड पूल। तो आप मोड यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे सिस्टम कर लें, आप चाहें तो इसे यूजर कर लें। जब आप इसे यूजर सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप लिनक्स और विंडोज में से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से चूज कर सकते हैं। आप अवेलेबिलिटी जोन्स को यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी नोड इसके अंदर क्रिएट होंगे उसके साइज को भी यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और ये है हमारे स्केलिंग मेथड। तो अभी मैं कोई भी एक्स्ट्रा नोड पूल यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। तो जो भी डिफॉल्ट नोड पूल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है जो कि एक सिस्टम नोड पूल है, इसी के अंदर जाके हम अपने एप्लीकेशन पॉड को डिप्लॉय करेंगे और उसके अंदर जाके हम अपने एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे। अगर आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको 2 सेटिंग्स दिखाई देती हैं। पहला है इनेबल वर्चुअल नोड और साथ ही साथ एक ऑप्शन और है इनेबल वर्चुअल मशीन स्केल सेट, एंड बाय डिफॉल्ट ये इनेबल्ड है। तो इन दोनों सेटिंग्स का क्या मतलब है और किस तरीके से ये काम करता है, एक बार पहले इसे डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि वर्चुअल मशीन स्केल सेट का ऑप्शन यहाँ पे इनेबल्ड था। तो जब भी आप नोड पूल यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो ये नोड पूल है आपका सिस्टम नोड पूल और इस नोड पूल के अंदर हमारे वर्कर नोड क्रिएट होते हैं। लेकिन उससे पहले हमने एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे डिप्लॉय कर लिया है, यानी वो ऑप्शन इनेबल्ड था और AKS अज्योर कुबरनेटिस सर्विस इस वर्चुअल मशीन स्केल सेट को यहाँ पे डिप्लॉय कर रही है। तो जो हमने यहाँ पे रेंज ली थी ऑटो स्केलिंग की वो थी मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 2, यानी जब लोड इंक्रीज होता है तो मैक्सिमम 2 नोड तक यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं।
इसके अलावा जो AKS है, अजूर क्यूबरनेटिस सर्विस, एक लोड बैलेंसर को भी यहाँ पे डिप्लॉय करता है। लेट्स से ये एक मेरा लोड बैलेंसर है, और जब भी लोड बैलेंसर क्रिएट होता है तो उसके पीछे एक टारगेट ग्रुप क्रिएट होता है। तो इस टारगेट ग्रुप में वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे ऐड होता है। तो ये है हमारा लोड बैलेंसर और ये है हमारा टारगेट ग्रुप। इस लोड बैलेंसर पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस असाइन रहेगा और इस वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर जाके हमारे नोड यहाँ पे डिप्लॉय होते हैं। लेट्स से अभी एक नोड यहाँ पे डिप्लॉयड है जो कि है एक वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नोड 1 और ये एक VM है। और इस केस में क्योंकि एक सिस्टम नोड पूल है तो जो इस वर्चुअल मशीन का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब भी हमारा क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और हम अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे तो उस केस में यहाँ पर एक पॉड क्रिएट होगा। पॉड के अंदर जाके एक कंटेनर क्रिएट होगा और इस कंटेनर के अंदर जाके फाइनली हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। और अगर किसी यूजर को इस एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो वो यूजर इस लोड बैलेंसर के पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ पे हिट करता है। देन लोड बैलेंसर इसे फर्दर रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा जो भी आपका ये इंटरनल सेटअप यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो अगर हम बात करें इनेबल वर्चुअल नोड की, तो जब भी हम इस ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल करते हैं तो उस केस में होता क्या है, अजूर के केस में हमारे पास एक सर्विस होती है जिसके मदद से हम कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। उस सर्विस को बोलते हैं हम अजूर कंटेनर इंस्टेंस। ये एक सर्विस है और इस सर्विस की मदद से हम लोग कंटेनर क्रिएट करते हैं। राइट, हमने अपनी पिछली वीडियो में कंटेनर क्रिएट करके भी देखा था। तो इस केस में जब भी आप इसको यहाँ पे इनेबल करते हैं तो होता क्या है कि जैसे ही आपका लोड इस लोड बैलेंसर पे इंक्रीज होता है, ठीक है, जनरली अगर हम इस ऑप्शन को इनेबल नहीं करेंगे तो होता क्या है कि यहाँ पे जैसे ही लोड इंक्रीज होगा, अगर ये नोड इसे हैंडल करने में सक्सेसफुल नहीं है तो एक एक्स्ट्रा नोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा टू प्रोवाइड द एक्स्ट्रा रिसोर्सेस। राइट, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये नोड ना क्रिएट हो बल्कि उसके बजाय हम जो अजूर कंटेनर इंस्टेंस है उसकी मदद से एक पॉड क्रिएट कर लें जिसके अंदर कंटेनर क्रिएटेड हो, और वहां पे जाके जो भी ये बर्स्ट हो रहा है यानी जो भी ये इनकमिंग ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है वो आपको मदद करे इस ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। तो इस केस में क्या होगा कि ये नोड को यहाँ पे क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि नोड के केस में एक तो टाइम लगेगा क्रिएट होने में, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पे भी करना पड़ता है क्योंकि एक वर्चुअल मशीन अगर क्रिएट हो रही है तो उसके लिए आपको पे भी करना है। तो इस केस में आप वर्चुअल नोड के ऑप्शन को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं और उस केस में होगा क्या कि अजूर कंटेनर इंस्टेंस सर्विस की मदद से यहाँ पे एक पॉड क्रिएट होगा और उस पॉड के अंदर जाके आपका कंटेनर डिप्लॉय हो जाएगा। तो ये भी एक नोड की तरह ही काम कर रहा है, लाइक वर्चुअल नोड। अब इसमें क्या होता है कि जब भी ये पॉड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है तो इसके लिए एक स्पेशल सबनेट यहाँ पे क्रिएट होता है जो कि उसी वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है जहाँ पे जाके आपके ये बाकी के नोड यहाँ पे डिप्लॉयड है और साथ ही साथ जो ये पॉड एंड कंटेनर जो डिप्लॉय है, क्योंकि जब भी हम ये क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो इन नोड के कनेक्शन के लिए भी एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट होगा और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर एक सबनेट क्रिएट होगा जहाँ पे ये नोड जाके डिप्लॉय होंगे। सिमिलरली उसी वर्चुअल नेटवर्क के अंदर एक स्पेशल सबनेट क्रिएट होगा और उस स्पेशल सबनेट के अंदर जाके ये आपके जो पॉड एंड कंटेनर क्रिएट हुए हैं विद द हेल्प ऑफ अजूर कंटेनर इंस्टेंस, ये जाके वहाँ पे डिप्लॉय होंगे। बट जिस सबनेट में जाके ये क्रिएट हो रहे हैं उसको स्पेशल डेलीगेशन परमिशन होती है ताकि ये जो कंटेनर यहाँ पे क्रिएटेड है वो आपके नोड के अंदर जो कंटेनर क्रिएट किए हैं उनके साथ यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकें। तो अगर आपको इस नेटवर्किंग के पोर्शन को चेक करना है तो अगर आप ऊपर आएंगे तो आपको एक नेटवर्किंग का टैब यहाँ पे दिखाई देगा। आप देख सकते हैं एक वर्चुअल नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे एक क्लस्टर सबनेट क्रिएट हुआ है। तो जो भी आपके नोड पूल के अंदर नोड क्रिएट होंगे या पॉड्स क्रिएट हो रहे हैं नोड के अंदर, वो सारे के सारे इसी सबनेट के अंदर जाके डिप्लॉय होंगे और इसी रेंज से उन्हें आईपी एड्रेस असाइन होगा। जो आपने वर्चुअल नोड इनेबल किया है उसकी मदद से जो पॉड यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं उसके लिए एक सबनेट यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यह है सबनेट की रेंज। और जो पॉड क्रिएट होंगे अजूर कंटेनर इंस्टेंस की मदद से उनको जो आईपी एड्रेस मिलेगा वो इस रेंज से मिलेगा, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम वापस आए अपने नोड पूल सेटिंग्स पे तो इनेबल वर्चुअल नोड हमने इनेबल कर लिया है यहाँ पे। तो इसका मतलब हमने समझ लिया है कि अगर हम इसे इनेबल करते हैं तो क्या होता है। इसके अलावा जो इनेबल वर्चुअल मशीन स्केल सेट ऑप्शन है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल्ड है। साथ ही साथ अगर आप इंटीग्रेशन पे यहाँ पे आते हैं तो अगर आप चाहें तो अपने इस क्लस्टर को
अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अज्योर कंटेनर रजिस्ट्री की मदद से आप अपनी प्राइवेट इमेज रजिस्ट्री क्रिएट कर सकते हैं जहां पर आप अपनी इमेजेस को रखते हैं, और इसी कंटेनर रजिस्ट्री से आपका जो क्लस्टर है वो आपकी इमेजेस को यहाँ पे फेच कर सकता है जब भी आप अपने कंटेनर क्रिएट करते हैं इस क्लस्टर के अंदर। अगर आप चाहें तो अज्योर मॉनिटर सर्विस को भी इस क्लस्टर के साथ इनेबल कर सकते हैं ताकि ये आपके क्लस्टर को मॉनिटर कर सके। ये एक लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस भी यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, और इसी लॉग एनालिटिक्स इस वर्क स्पेस के अंदर जो भी लॉग्स हैं जो ये अज्योर मॉनिटर सर्विस मॉनिटर कर रही है वो इसके अंदर आपको मिलेंगे। देन फर्दर लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस के ऊपर जाके आप अपनी क्वेरीज भी रन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी अज्योर पॉलिसी को भी यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसीज के थ्रू अपने इस क्यूबरनेटीज क्लस्टर को यहाँ पे मैनेज करना चाहते हैं तो अभी जो भी डिफॉल्ट ऑप्शन है उन्हें मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। अज्योर मॉनिटर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इनेबल है, बाकी की सेटिंग्स यहाँ पे डिसेबल्ड है। इसके अलावा मैं एक चेंज और कर लेता हूँ। अगर हम नोड पूल पे यहाँ पे जाएं तो अभी आप देख सकते हैं जो नोड काउंट है वो है 2। इसका मतलब ये 2 नोड जाके डिप्लॉय कर देगा। तो मैं इसे मॉडिफाई कर लेता हूँ और जो काउंट है इसे यहाँ पे मैं 1 कर लेता हूँ। ठीक है, तो जब भी हमारा क्लस्टर क्रिएट होगा तो ये अभी केवल एक नोड यहाँ पे डिप्लॉय करेगा। इसके अलावा क्लिक ऑन अपडेट, आप बेसिक्स पे जाइए तो काउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नोड पूल पे दोबारा आते हैं और जो ये इनेबल वर्चुअल नोड ऑप्शन है इसे भी मैं अभी अनचेक कर लेता हूँ। इसके बाद फाइनली आप क्लिक कीजिए रिव्यू एंड क्रिएट पे। तो क्यूबरनेटीज क्लस्टर का डिप्लॉयमेंट अभी इनिशिएट हो चुका है। तब तक मैं वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लेता हूँ। जैसे ही हमारा क्लस्टर यहाँ पे क्रिएट होता है देन हम आगे की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे। तो अभी क्यूबरनेटीज क्लस्टर सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। क्लिक ऑन गो टू रिसोर्स। क्लस्टर का नाम है AKS क्लस्टर 1 और ये डिप्लॉय हुआ है हमारे सेंट्रल US रीजन में। इसके अलावा इसके अंदर एक नोड पूल भी डिप्लॉय हुआ है। अगर आप इस नोड पूल को क्लिक करेंगे तो नोड पूल का नाम है एजेंट पूल, और इस नोड पूल के अंदर एक नोड भी यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है। इस नोड का ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स और ये है इसका साइज। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे देन आप क्लिक कीजिए नोड पे, तो ये है नोड, इट मीन्स आपकी वर्चुअल मशीन जो इस क्लस्टर के डिप्लॉयमेंट के साथ यहाँ पे क्रिएट हुई है। अगर आप इस वर्चुअल मशीन का नाम देखेंगे तो पीछे लिखा हुआ है VMSS। VMSS स्टैंड फॉर वर्चुअल मशीन स्केल सेट, यानी ये जो नोड आपका क्रिएट हुआ है या फिर ये जो वर्चुअल मशीन आपकी क्रिएट हुई है ये वर्चुअल मशीन स्केल सेट का एक इंस्टेंस है। तो अगर मैं पोर्टल पे यहाँ पे आके सर्च करूँ वर्चुअल मशीन स्केल सेट तो आप देख सकते हैं एक वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर आप इसे ओपन करेंगे देन क्लिक ऑन इंस्टेंसेस और इस वर्चुअल मशीन स्केल सेट के अंदर जाके ये इंस्टेंस हमारा डिप्लॉय हुआ है और ये है हमारा नोड। और इसी नोड के अंदर जाके एक्चुअली हम लोग अपने पॉड क्रिएट करते हैं और पॉड के अंदर जाके हमारे कंटेनर्स डिप्लॉयड होते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक लोड बैलेंसर भी यहाँ पे डिप्लॉय होता है, और ये जो वर्चुअल मशीन स्केल सेट है इस लोड बैलेंसर के टारगेट ग्रुप के साथ यहाँ पे अटैच्ड होता है। तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि लोड बैलेंसर भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे टाइप कीजिए लोड बैलेंसर, तो एक लोड बैलेंसर यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है। अगर आप इसे ओपन करते हैं फ्रंट एंड IP पे जाइए तो एक पब्लिक IP एड्रेस असाइन हुआ है हमारे लोड बैलेंसर को, और बैकएंड पूल पे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे एक बैकएंड पूल क्रिएट हुआ है क्यूबरनेटीज, इसे आप क्लिक कर लीजिए। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका टारगेट ग्रुप है, या फिर अज्योर के केस में हम इसे बैकएंड पूल बोलते हैं, तो जो बैकएंड पूल है वहाँ पे वर्चुअल मशीन स्केल सेट कॉन्फ़िगर्ड है, और जो भी वर्चुअल मशीन स्केल सेट यहाँ पे क्रिएट हुआ था वो इस टारगेट ग्रुप में या जो बैकएंड पूल है वहाँ पे एडेड है। इसके अलावा जो ये नोड पूल हमने क्रिएट किया था ये एक सिस्टम नोड पूल है, और मैंने बोला था कि जब भी हम सिस्टम नोड पूल क्रिएट करते हैं तो बहुत सारे सिस्टम पॉड्स भी यहाँ पे क्रिएट होते हैं। अगर हमें उन्हें चेक करना है तो आप आ जाइए अपने क्लस्टर के अंदर, देन क्लिक ऑन वर्कलोड्स, और अगर आप पॉड्स पे जाके यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट सिस्टम पॉड यहाँ पे क्रिएट हुए। ठीक है, अगर इन पॉड्स को आप क्लिक करेंगे तो इन पॉड्स के अंदर आपको कंटेनर दिखाई देंगे। तो ये आप कंटेनर पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए और ये कंटेनर यहाँ पे क्रिएटेड है। कंटेनर का नाम CoreDNS, और इस कंटेनर के अंदर जो इमेज यहाँ पे डिप्लॉय है वो इमेज यहाँ पे मेंशन्ड है। तो हमारा जो क्लस्टर है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं इस क्लस्टर के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद हम इसके अंदर
अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करके देखेंगे। तो सबसे पहले आप अपने क्लस्टर पे यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, गो टू ओवरव्यूज, और अगर आप ओवरव्यूज पे जाके कनेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कुछ कमांड यहाँ पे मेंशन्ड है जिनके थ्रू आप अपने क्लस्टर के साथ कनेक्शन यहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने अपने कुबरनेटिस आर्किटेक्चर की वीडियो में समझा था कि जब भी आप किसी क्लस्टर को कनेक्ट करते हैं तो उसे कनेक्ट करते हैं एपीआई सर्वर के थ्रू, और एपीआई सर्वर से कनेक्ट करने के लिए आपको एक CLI बेस्ड एप्लीकेशन की जरूरत होती है जिसको हम लोग बोलते हैं kubectl और kubectl। तो ये जो kubectl है ये ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है आपके इस क्लाउड शेल में। तो हमें इस क्लाउड शेल पे क्लिक करना है, देन क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। तो एक बार जब आप अपने क्लाउड शेल से यहाँ पे कनेक्ट हो जाते हैं तो ये जो कमांड है यहाँ पे AG कनेक्ट सेट, और ये आपका सब्सक्रिप्शन का आईडी है, पहले इसको यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पे आके पेस्ट करने के बाद हिट एंटर। इसके बाद मैं अपने क्लस्टर के साथ यहाँ पे कनेक्ट होना चाहता हूँ जिसका नाम है AKS क्लस्टर 1। तो हमें जो कमांड देनी है वो है गेट क्रेडेंशियल। यहाँ पे हमारा रिसोर्स ग्रुप है जिसके अंदर जाके हमने अपने इस पर्टिकुलर क्लस्टर को यहाँ पे क्रिएट किया है। तो जो कमांड्स हैं ऑलरेडी आपके लिए कस्टमाइज यहाँ पे हो चुकी हैं बेस्ड ऑन योर क्लस्टर। इसे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए एंड देन यहाँ पे आपके इसको पेस्ट कर लीजिए, हिट एंटर। तो अब अगर मैं यहाँ से वेरीफाई करना चाहता हूँ कि कितने नोड क्रिएट हुए हैं मेरे क्लस्टर के अंदर और उनका स्टेटस क्या है, तो इसके लिए जो कमांड है वो है kubectl get nodes, हिट एंटर। तो ये फेच करके आपको बताएगा कि कितने नोड्स इस क्लस्टर के अंदर डिप्लॉय हुए हैं। तो अभी आप देख सकते हैं एक नोड यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है जिसका स्टेटस अभी रेडी है। अब मैं यहाँ पे एक YAML फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं अपने पूरे सेटअप को यहाँ पे डिफाइन करूंगा कि मुझे कितने पॉड्स की जरूरत है, कितने कंटेनर्स की जरूरत है और कौन सी इमेज मैं उसके अंदर डिप्लॉय करना चाहता हूँ, मेरा एप्लीकेशन कौन सा है। तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैं इस पर्टिकुलर YAML फाइल के अंदर जाके डिफाइन करूंगा। तो इसके लिए जो कमांड है वो है कोड azure-vote.yaml। तो अब ये क्या करेगा कि इस पर्टिकुलर नेम से एक फाइल क्रिएट करेगा, YAML फाइल, जिसका नाम है azure-vote और YAML इसका एक्सटेंशन है। जब मैं इसे हिट करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अपने कोड को मेंशन करना है। अगर आप अजूर डॉक्यूमेंटेशन पे आएंगे तो अजूर ने आपको एक सैंपल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एक YAML मैनिफेस्ट है और इसकी मदद से आप अपने सेटअप को डिफाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर इस कोड को समझा जाए तो इस कोड की मदद से हम एक एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं जिसका एक फ्रंट एंड है और दूसरा एक बैक एंड है। तो बेसिकली फ्रंट एंड के लिए एक पॉड क्रिएट होगा और उस पॉड के अंदर जाके एक कंटेनर डिप्लॉय होगा, साथ ही साथ बैक एंड पे भी एक पॉड क्रिएट होगा और वहां पे भी जाके आपका कंटेनर डिप्लॉय होगा। जो रेप्लिका यहाँ पे सेट किया गया है वो है 1। तो ये है हमारे बैकएंड के लिए, साथ ही फ्रंट एंड के लिए भी जो रेप्लिका सेट है वो है 1। इसका मतलब हम केवल एक पॉड यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, एक फ्रंट एंड के लिए, दूसरा बैक एंड के लिए। साथ ही साथ इन कंटेनर्स के अंदर जो इमेज जाके डिप्लॉय होगी वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। तो जैसा कि हमने देखा एक लोड बैलेंसर भी डिप्लॉय हुआ है हमारे क्लस्टर पे, और जो भी इस एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा यानी इस एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को वो एक्सेस करेगा आपके लोड बैलेंसर के थ्रू। तो लोड बैलेंसर से रिलेटेड सेटिंग्स भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, करेक्ट। तो अभी मैं इस YAML कोड के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हम बस इसका एक ओवरव्यू समझ रहे हैं कि ये कोड बैकएंड में हमारे क्लस्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस करने वाला है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आप अपने पोर्टल पे आइए और इसे यहाँ पे आके पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट करने के बाद 3 डॉट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन पे जाके आप इसे सेव कर लें। और सेव करने के बाद जो स्टेप हमें फॉलो करना है वो ये है, तो ये जो YAML फाइल हमने अभी क्रिएट की है इस फाइल को हमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये भी हम अप्लाई करेंगे kubectl की मदद से, और ये है कमांड kubectl apply -f, और ये है हमारी फाइल का नाम, YAML फाइल का नाम जिसके अंदर हमने कोड अभी लिखा हुआ है। आप इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए, देन यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक, पेस्ट एंड हिट एंटर, ठीक है। तो जैसे ही हमने ये कोड यहाँ पे अप्लाई किया तो ये पहुंचा हमारे API सर्वर के पास। देन फर्दर API सर्वर डिफरेंट कंपोनेंट की मदद से, जो हमने अपने आर्किटेक्चर की क्लास में समझा था, बैक एंड में यहाँ पे पॉड क्रिएट करेगा और उस पॉड के अंदर जाके कंटेनर क्रिएट होगा और उस कंटेनर के अंदर जाके ये एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा। इसके बाद हमें अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे टेस्ट करना है, और एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए हमें अपने लोड बैलेंसर के IP एड्रेस की जरूरत होती है। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर लीजिए कमांड को
इसके बाद आप आइए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए, हिट एंटर। तो आपको ये आपके लोड बैलेंसर का जो एक्सटीरियर आईपी एड्रेस है वो आपको दिखाई देगा। तो ये एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। अगर आप इस पब्लिक आईपी एड्रेस को यहाँ से कॉपी करें और इसको यहाँ पे अगर हम पेस्ट कर लें, हिट एंटर, तो आप देख सकते हैं जो आपका एप्लीकेशन है सक्सेसफुली यहाँ पे डिप्लॉय हो चुका है। अगर आप यहाँ पे बार बार क्लिक करेंगे तो काउंट आपके इंक्रीज हो रहे हैं, अगर रीसेट करेंगे तो फिर से ये रीसेट हो जाएगा। एक ये सिंपल सा एप्लीकेशन है जो हमने अभी कुबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉय किया है। तो जब भी मैंने अपनी यामल फाइल को यहाँ पे अप्लाई किया तो उसने बैकएंड में क्या किया है एक बार देख लेते हैं अपने क्लस्टर के अंदर जाके। तो यामल फाइल में मैंने ये डिफाइन किया था कि 2 पॉड क्रिएट होने चाहिए और दोनों पॉड का एक एक रेप्लिका क्रिएट होना चाहिए, यानी टोटल पॉड कितने हुए 2। अगर हम लोग इसको यहाँ से क्लोज कर लें पहले एंड देन क्लिक ऑन वर्कलोड, क्लिक ऑन पॉड, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक पॉड ये क्रिएट हुआ है जिसका नाम है अजोर वोट बैक, और दूसरा पॉड क्रिएट हुआ है ये जिसका नाम है अजोर वोट फ्रंट। अगर आप इसे फर्दर यहाँ पे ओपन करके देखेंगे तो इसके अंदर जाके एक कंटेनर डिप्लॉय हुआ होगा। ये है आपका कंटेनर अजोर वोट बैक, और इस कंटेनर के अंदर जाके जो एप्लीकेशन है वो फर्दर यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है। सिमिलरली अगर आप अपने लोड बैलेंसर पे यहाँ पे जाते हैं तो लोड बैलेंसर पे यहाँ पे एक नया रूल क्रिएट हुआ है। अगर लोड बैलेंसर पे मैं यहाँ पे जाऊँ एंड क्लिक ऑन कुबरनेटिस एंड देन क्लिक ऑन बैकएंड पूल, तो बैकएंड पूल में ये जो आपका पूल है कुबरनेटिस, इसके अंदर एक नोड है, उस नोड के अंदर एक पॉड क्रिएट हुआ है, बेसिकली 2 पॉड क्रिएट हुए हैं और उन दोनों पॉड के अंदर एक एक कंटेनर इंस्टेंस भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है और उसी के अंदर जाके हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है। अगर आप लोड बैलेंसिंग रूल पे यहाँ पे आए तो एक रूल भी यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इस रूल ने क्या किया, जब भी आपने अपना कुबरनेटिस क्लस्टर क्रिएट किया था तो यहाँ पे केवल एक फ्रंट एंड आईपी एड्रेस था। तो जब ये रूल यहाँ पे क्रिएट हुआ तो इस रूल ने एक एक्स्ट्रा पब्लिक आईपी एड्रेस आपके लोड बैलेंसर के साथ यहाँ पे अटैच किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 पब्लिक आईपी एड्रेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिस आईपी एड्रेस से मैंने अपने एप्लीकेशन को एक्सेस किया वो है 20.84.233.0। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सेकंड जो आपका पब्लिक आईपी एड्रेस है, इसके थ्रू मैंने अपने एप्लीकेशन को यहाँ पे एक्सेस किया है। अगर आप इस रूल को ओपन करके देखेंगे तो इस रूल की मदद से आप सेटअप को समझ सकते हैं। इट मीन्स कोई भी अगर इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे एक्सेस करेगा तो वो रीडायरेक्ट होगा आपके बैकएंड पूल पे। यहाँ पे आईपी एड्रेस मेंशन्ड है, अगर आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो भी आपके पब्लिक आईपी एड्रेस को एक्सेस करेगा इस पब्लिक आईपी एड्रेस को, तो वो बैक एंड में इस बैक एंड पूल के साथ यहाँ पे कनेक्ट होगा और इस बैक एंड पूल पे वर्चुअल मशीन स्केल सेट के थ्रू एक नोड क्रिएट हुआ है, उस नोड के अंदर जाके एक पॉड क्रिएट हुआ है और पॉड के अंदर जाके हमारा एप्लीकेशन यहाँ पे डिप्लॉय हुआ है, राइट। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कुबरनेटिस के बारे में कि किस तरीके से हम क्लस्टर को यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं और क्लस्टर के अंदर जाके एक सैम्पल एप्लीकेशन को विद द हेल्प ऑफ यामल फाइल किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।